राज्यों के विधानसभा चुनाव में 3 राज्यों में बीजेपी को बड़ी सफलता मिली है और उन 3 राज्यों में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में और राजस्थान में चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि भाई इन तीनों राज्यों की कमान कौन संभालेगा। पार्टी इस पर मंथन कर रही है, विचार कर रही है और चर्चा ये चल रही है कि इन तीनों ही राज्यों में नए चेहरों को मौका दिया जाए, उन लोगों को मौका दिया जाए जो जनता के बीच आ सकेगा। तमाम लोगों के नाम चल रहे हैं। छत्तीसगढ़ में एक नाम चल रहा है गोमती साहब, जो कि सांसद हैं। पार्टी आलाकमान ने उनको प्रदेश में भेजा चुनाव लड़ाने के लिए और 8 बार के विधायक रहे राम पुकार जी को उन्होंने चुनाव हरा दिया। अब चर्चा उनके नाम की, लेकिन उनकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई, उनकी पढ़ाई लिखाई कहाँ हुई, उन्होंने कैसे संघर्ष किया, कैसे राजनीति में आए, जनता के बीच इतनी लोकप्रिय कैसे हुई कि सांसद बन गई और पार्टी को लगा कि 8 बार के विधायक राम पुकार को वही हरा सकती है। गोमती साहब जी हमारे साथ मौजूद हैं, हम ये तमाम बातों पर चर्चा करें। गोमती जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मनोज जी नमस्कार आप सबको। जी गोमती जी, एक चीज मैं आपसे जानना चाहता हूं। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूं कि राजनीति में आप आ कैसे गए, क्योंकि राजनीति इतनी आसान नहीं है। राजनीति के लिए बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं, संघर्ष करना पड़ता है, लड़ाई झगड़ा करना पड़ता है, उपस्थिति दर्ज करनी पड़ती है, घर परिवार के काम को छोड़कर आपको आगे निकलना पड़ता है। ये कैसे हुआ? हाँ देखिए, मैं तो एक गांव की रहने वाली हूँ जी। एक साधारण परिवार से, मध्यवर्गीय किसान परिवार से आती हूँ और राजनीति हम लोगों का बिल्कुल पैतृक तो नहीं है, लेकिन जब 2003 में चुनाव हुआ उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का सरकार बना छत्तीसगढ़ में और पार्टी वालों, हमारे पार्टी भारतीय जनता पार्टी का सोच था कि बीडीसी डीडीसी चुनाव भी तो कोई चुनाव होता है और उसके लिए भी हम लोगों को एक सफल कैंडिडेट चाहिए और ग्राम स्तर, जिला स्तर का चुनाव उन्होंने लड़ने के लिए मेरे को बोले। पार्टी का आदेश था, क्योंकि पार्टी की एक सिपाही होने के नाते आदेश का पालन करना मेरा कर्तव्य भी बनता है। और उसी तरह से मैं जिला पंचायत डिस्ट्रिक्ट की राजनीति शुरुआत की और चुनाव लड़ी, जीत भी गई और साथ साथ संगठन का भी दायित्व मेरे को मिलते गया और मैं एक भी ऐसा समय नहीं छोड़ी और पार्टी वाले मेरे को बार बार मौका भी दिए और मैं चुनाव लड़ते गई। लगातार 3 चुनाव तो मैं जिला स्तर का ही चुनाव लड़ी। उसके बाद अचानक लोकसभा का भी टिकट मिला। मेरा कोई ऐसा सोच नहीं था, लेकिन मिला। एक गांव की बेटी, कोई मध्यवर्गीय किसान परिवार की बेटी को पार्टी ने मौका दिया, चुना और मैं सांसद का चुनाव लड़ी और सांसद जीत भी गई। और मोदी जी के देश के ही नहीं, पूरे दुनिया के सशक्त लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मेरे को संसदीय सदस्य के रूप में काम करने का अवसर देश में मिला और मतलब 6 महीना का कार्यकाल बचा था कि अब फिर बोले कि अब छत्तीसगढ़ में लोग विधानसभा का चुनाव है और विधानसभा का भी चुनाव आपको लड़ना है और ऐसा सीट को में लड़ना है कि कभी नहीं आया हो। और निश्चित है 8 बार कांग्रेस का विधायक राम पुकार सिंह जी, उनके खिलाफ में मेरे को लड़ने का आदेश मिला और आदेश का एक सिपाही होने के नाते आदेश का तो पालन करना मेरा भी कर्तव्य बनता है और आदेश का पालन करते हुए विधानसभा का चुनाव लड़ गई आप? लड़ गई और उसके बाद जीत भी गई और उसके बाद जीत भी गई। अच्छा, एक चीज बताइए, ये जो जीत है छत्तीसगढ़ की, किसी को नहीं लग रहा था, कोई सोच भी नहीं सकता था कि ऐसी जीत हो जाएगी। इसके पीछे का कारण क्या है? देखिए, मैं एक राजनीतिक व्यक्ति होने के नाते भले ही मैं छोटे स्तर की चुनाव लड़ती थी, पर उतना अनुभव तो था ही। और मैं एक चीज और भी बोलती थी, मेरे पास कई पत्रकार लोग भी आए, पूछे कि भाई इस तरह का मतलब आपको अचानक मतलब इस तरह का जीत हासिल होना छत्तीसगढ़ में। मैं बोली कि छत्तीसगढ़ की जनता बहुत ही समझदार है और बहुत ही स्वाभिमानी है और बहुत सरल और सहज है और वो लोग लड़ाई करके सत्ता परिवर्तन कभी नहीं करती है। अच्छा। उनका ये की है, मैं कई बार बोली, मेरे बात से हंसते भी थे लोग कि छत्तीसगढ़ की जनता साइलेंट किलर है, साइलेंट रहता है, समय का इंतजार करता है। जैसे ही समय उनको
मिलता है, आता है समय, वैसे ही मतलब कुर्सी से उठा करके बैठाने का काम भी छत्तीसगढ़ की जनता बहुत साइलेंट मूड से करती है और बहुत सहज और सरल रूप से करती है। चमत्कार कैसे हुआ, चमत्कार बताइए। वही मैं बोल रही थी कि जिस तरह से छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की करंट की सरकार थी और छत्तीसगढ़ वासियों के साथ वादा खिलाफी तो किए, लाइन ऑर्डर का कोई कंट्रोल नहीं था, क्राइम बढ़ा हुआ था, माफियागिरी बढ़ा हुआ था, विकास नाम का तो कोई चीज था ही नहीं, कोई भी विकास 5 साल में छत्तीसगढ़ में नहीं हुआ है। वादा खिलाफी अलग से, यहाँ तक एकदम लो क्लास की बात करूं मैं, काहे कि मैं गांव की रहने वाली हूँ, तो मतलब ऐसा था कि वृद्धा पेंशन तक पैसा साल भर तक नहीं मिलता था। तो इतना और मतलब नीचे स्तर का बात और क्या हो सकता है। ऐसे मतलब प्रताड़ित हुए थे। मैं जाती थी, दौरा में जाती थी एक सांसद के नाते, या मेरे पास आते थे वो लोग तो बोलते थे कि मेरे को 6 महीना हो गया, साल भर हो गया, पेंशन नहीं मिला है। मैं बोली कि पेंशन अधिकारी लोग से हम लोग बोलते थे, लेकिन उनके पास भी फंड रहे तब तो दे उन लोगों को। ये सारा जो व्यवस्था जो पूरे छत्तीसगढ़ में फैला हुआ था, जनता समझ गई थी। और रही बात महिला, मैं एक चीज और भी बोल रही हूँ कि महिला अब निर्णायक स्थिति में पूरे देश में आने लगे हैं। क्यों आने लगे? और मोदी जी के ऊपर भरोसा है, मतलब विश्वास है। अच्छा, मोदी है तो मुमकिन है और मोदी है तो भरोसा है। मोदी जी है, मोदी जी की गारंटी। मोदी जी की गारंटी, अच्छा ये बड़ी बात है, ये आपने बड़ी बात कही कि मोदी जी की गारंटी है। मोदी जी की गारंटी है। अच्छा, तभी लोग कह रहे हैं कि इन 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने अपनी व्यक्तिगत गारंटी दी है, बिल्कुल, इसलिए लोगों ने समर्थन दिया। आप मानती हैं? बिल्कुल मानती हूँ। मोदी जी जब सभा में जाते थे, जन सैलाब के बीच में उतरते थे तो बोलते थे कि जितना यहाँ करप्शन हो रहा है, जितना क्राइम बढ़ रहा है, जितना माफिया हो रहा है, बच्चे मतलब विद्यार्थी लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, घोटाला, मतलब ये पीएससी घोटाला, यूपीएससी घोटाला, ये सब जितना भी वहाँ क्राइम हुआ है उसको मोदी जी का गारंटी है। जो गलती किया उसको सजा दिलाने का मेरा गारंटी है, मोदी जी का गारंटी है। तो ये उसका एक परिणाम है। बाकी मानना पड़ेगा बीडीओ और इस तरह के छोटे से चुनाव से लेकर फिर उसके बाद सांसद के बाद विधायक, और आपका तो नाम मुख्यमंत्री तक के लिए चलने लगा। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी के एक छोटे से कार्यकर्ता हूँ। हाँ। और छोटे से कार्यकर्ता होने के नाते हमारे पास तो ऐसा कुछ भी नहीं रहता है, और सेनापति का जो आदेश मिलता है उसका पालन एक कार्यकर्ता का, एक सेना का काम होता है। लड़ाई करना हमारे तक, वही तक हमारा काम है। बाकी काम हमारे मोदी जी के पसंद से होगा, मोदी जी के मतलब निर्णय से होगा। हमारे शीर्ष नेतृत्व हैं, हमारे केंद्रीय नेतृत्व है, हमारे प्रदेश नेतृत्व है, उनका जवाबदारी है। चलिए, अगर मान लिया जाए कि अभी तो तय नहीं है, लेकिन ये माना जा रहा है कि जल्द घोषणा हो जाएगी, सरकार का पहला काम होगा, पहला क्या काम करना पड़ेगा? मान लिया जाए कि आपको जिम्मेदारी दे दी मंत्री की, उप मुख्यमंत्री की या मुख्यमंत्री की, तो आपकी प्राथमिकता क्या होनी चाहिए, या पूरी सरकार की प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? मनोज जी, मैं पहली बात तो ये बोलूं कि मेरा ऐसा कोई मानसिकता नहीं है, ठीक है। या फिर मैं ये बोलूं कि मैं एक छोटे से कार्यकर्ता हूं, और मैं कार्यकर्ता होने के नाते मेरे शीर्ष नेतृत्व का जो आदेश होता है उसी का पालन करते हैं। बाकी काम हमारे केंद्रीय नेतृत्व का काम है, उनका जवाबदारी है कि किसको क्या करना है, किसको क्या नहीं करना है, किसको क्या जवाबदारी देना है, किसको नहीं देना है। हमारे केंद्रीय नेतृत्व की जवाबदारी है और हम लोगों का पहुंच से बाहर है वो। एक चीज मैं पूछना चाहता हूँ, चूंकि आपका संयुक्त परिवार है और आप जहां की रहने वाली थी पत्तलगांव, वहां से चुनाव लड़ा, कुनकुरी आपका ससुराल है। संयुक्त परिवार में मतलब सांसद बनने के बाद भी क्या खेतों में जाती हैं, क्या काम करती हैं, क्या सब्जी तोड़ती हैं, क्या धान का काम देखती हैं, सब करती हैं और आगे भी करेंगी क्या? क्योंकि जब बड़े बड़े पदों पर पहुंच जाते हैं तो लोग करते नहीं है सब। देखिए, मेरा रूटीन रहा है, जीवन का बड़ा अहम हिस्सा है वो। हाँ। खेती किसानी करना, और लगातार मैं कम से कम 18-19 साल 20 साल की उम्र से मैं करते आई हूँ। हाँ। और लगभग आज मैं 47 ईयर का हो गई, और वो मेरा एकदम जीवन का बहुत ही अटूट हिस्सा है। शायद मैं कुछ भी बन जाऊं तो मेरा वो छूटेगा नहीं, ऐसा मेरे को लगता है। और मेरा कहे कि मेरा
जीवन का भिन्न हिस्सा है और मैं उसको छोड़ नहीं पाऊंगी। खेत जाना, खेत का मतलब मेड़ में चलना, सब्जी भाजी देखना, खेत का धान को देखना, ये सब मेरा जीवन का बहुत ही अटूट हिस्सा रहा है और मैं जीवन पर्यंत मैं उसको छोड़ने वाली नहीं हूँ। जब जब मेरे को टाइम मिलेगा तो मैं जरूर वो काम करना पसंद करूंगी। ये बड़ी बात है। आपको मैं एक चीज बताता हूँ अपने दर्शकों को, क्योंकि सरकारों में बात चलती है, प्रशासन में बात चलती है, पंचायतों में बात चलती है कि नारी शक्ति, महिला सशक्तिकरण, लेकिन इसकी शुरुआत घर से होती है। और महिला सशक्तिकरण की शुरुआत घर से कैसे की जाती है, ये गोमती जी बनाएंगे। सुना है कि आपने अपने घर में ही महिला सशक्तिकरण की शुरुआत की है, वो कैसे की है बताएं। देखिए, मेरे घर की जो महिलाएं हैं, हाँ, हम किसी से खाना नहीं बनवाते हैं, रसोई का काम खुद करते हैं, बाहर के लोगों को खिलाने का काम भी खुद करती है, खेती बाड़ी करवाना भी खुद करती है। ये महिला सशक्तिकरण का एक मिसाल अगर देखना है तो मेरे परिवार में देखना चाहिए। अच्छा, कैसे? मतलब खेती बाड़ी से करके सारा घर का व्यवस्था देखना, घर का सारा जवाबदारी देखना, छोटे से लेकर बड़े तक का फैसला अगर कोई करे तो महिला ही करे। जेंट्स लोगों का थोड़ा सा मदद जरूर हो जाता है, लेकिन सारा निर्णय महिला लोगों का ही जवाबदारी रहता है और वो मेरे घर में देखना चाहिए। आपके घर में देखना चाहिए। जब आप सारा काम आप महिलाओं को दे देंगे तो पुरुष क्या करते हैं? अब अधिकतर पुरुष लोग तो ड्यूटी वाले हैं, सरकारी ड्यूटी वाले हैं, तो सरकारी ड्यूटी करने जाते हैं। लेकिन मैं एक चीज आज भी मैं बता दे रही हूँ, मेरे घर में बहुत सहज और सरल इंसान रहते हैं सब लोग। मेरे खुद के अपना पतिदेव श्रीमान जी, अपने पतिदेव को श्रीमान जी बोलते हैं, नाम नहीं लेती उनका। श्रीमान जी के बारे में बताइए। वो सवेरे उठेंगे, आज भी एक सांसद के पति होने के बाद भी घर से मतलब उठना, 5 बजे उठ जाना, फिर झाड़ू लगाना, रास्ता को झाड़ू वही लगाते हैं आज भी। अच्छा, आज भी वही झाड़ू लगाते हैं। जहाँ कचरा रहता है उनको क्लीन पसंद है। अच्छा, और किसी को बोलते नहीं है कि मैं आप झाड़ू लगा दो, यहाँ ये सफाई कर दो, वो नहीं। सारा काम वो आज भी वही करते हैं। खुद का यहाँ तक कि कपड़ा भी खुद धोते हैं। इतना नहीं है कि लॉन्ड्री भेजे, जबकि आज के दृष्टि से सक्षम है परिवार, लेकिन उसके बाद भी वो क्लीन अप ज्यादा पसंद करते हैं। खुद से प्रेस करना, खुद से मतलब कपड़ा धोना, झाड़ू लगाना, ये सब उनका जीवन का हॉबी है। जहाँ थोड़ा सा घास वास दिखे तो उसको कुदाली लान के सफाई करना, ये उनका बड़ा मतलब जीवन का बड़ा अभिन्न हिस्सा है। आप तो सामाजिक गतिविधियों में उतना इन्वॉल्व नहीं हो पाती होंगी, तो आपका सामाजिक समीकरण कौन देखता है? देखिए, उस हम लोग लोकल समाज के लोग हैं और सामाजिक व्यक्ति होने के नाते उस क्षेत्र में अपना एक परिवार का एक अलग क्रेज है। और श्रीमान जी जहाँ सामाजिक कार्य हुआ, किसी का घर में कोई मतलब देहावास हो गया है, उसके यहाँ के ब्राह्मण भोज में जाना, 12वां है, किसी के यहाँ शादी है, किसी के यहाँ और सामाजिक काम है, तो टोटल काम वही देखते हैं। आज से नहीं, आज सांसद बनी हूँ इसलिए नहीं, वो मतलब वर्षों से वही करते आए हैं। और एक मेरा परिवार उस ऐसा जगह में हूँ और उस परिवार से मैं आती हूँ कि ये समाज में एक अपना एक अलग क्रेज है। तो सामाजिक व्यक्ति होने के नाते समाज के लोग जो हैं, हम लोग का एक कोई ऐसा काम में मेरा परिवार को नहीं छोड़ते हैं, और कोई ऐसा कार्य है मतलब काम है जो मेरे घर वाले लोग वहाँ उपस्थित नहीं रहते हैं। एक चीज मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्योंकि तमाम बातों का तो जिक्र हो गया, लेकिन नंद कुमार साय जो कि बड़े आदिवासी नेता थे और बीजेपी को छोड़कर वो कांग्रेस में भी चले गए, बीजेपी को लेकर चिंतन भी इस बात को लेकर हुआ। अब आप नंद कुमार साय साहब की जो पॉलिटिकल लेगेसी है, यानी कि विरासत जो है, उसको संभालने जा रही है, इसलिए पार्टी वहां पर एक चेहरा भी ढूंढ रही थी। सुना है कि साय साहब पहले आप ही के घर में रहा करते थे, वहीं से उन्होंने अपनी राजनीति की एबीसी शुरू की। देखिए, बचपन में उनकी माँ खत्म हो गई, लगभग 4-5 साल के उम्र में खत्म हो गए। तो उनके जो पिताजी थे, थोड़ा उनका उतना बच्चे लोगों के ऊपर ध्यान नहीं था। तो मेरे ससुर जी लोग 2 भाई थे। अब भांजा छोटे थे तो भांजा को घर लाना, मेरी मतलब आपके ससुर साहब के भांजे थे? हाँ, मेरे ससुर साहब के भांजे थे, बड़ी दीदी की बेटा है वो। और छोटे थे तभी से हमारे घर में वो रहना, मेरे मतलब ससुर के माता जी
भाई उनके नानी थे तो ले आए थे, उनको पालन पोषण भी किए, पढ़वाए लिखवाए भी, शादी विवाह भी सब किए। और मतलब बाद में शादी होने के बाद भी उनको पढ़ाए, कॉलेज तक किए, BA MA तक करवाए। उसके बाद समय एक बार ऐसा आया कि इनको चुनाव लड़ाना चाह रही है पार्टी, तो वहीं से 1977 में चुनाव भी वही मेरे घर में रह करके लड़ाए। पार्टी ने उनके लिए बहुत कुछ दिया और पार्टी एक भी समय ऐसा उनको नहीं था जो खाली उनके लिए छोड़ा गया। पार्टी हमेशा ही मान सम्मान उनका में कोई कमी होने नहीं दिए। और इसीलिए परिवार के, मेरे खुद के अपने परिवार के पॉलिटिकल में तो नहीं थे, लेकिन पॉलिटिकल परिवार से जरूर आते थे। तो पॉलिटिकल चर्चा तो परिवार में होता ही था, काहे कि उतना जनसंघ के बाद पहली बार भारतीय तो जनता आप कान पार्टी लगाकर सुनती रहती होंगी और धीरे धीरे वो पॉलिटिकल चर्चा, पॉलिटिकल बातें और वो सारी चीजें आपके अंदर अपने आप आ गई। आप बिल्कुल मेरे ससुर मतलब लोग चर्चा करते थे, काहे कि भांजा को चुनाव लड़ाए थे और पॉलिटिकल चर्चा होती थी। उसके बाद पॉलिटिकल परिवार होने के नाते तो भाई DNA में पॉलिटिकल तो आएगा ही। उनके बेटा लोग भी चर्चा करते थे, या भाई ऐसा किए, वैसा किए, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना। तो पॉलिटिकल अच्छा मेरे परिवार के लोगों में समझदारी है, लेकिन पॉलिटिकल में कभी खुल के आए नहीं हो। पर पॉलिटिकल चर्चा, सोच विचार ये सब बहुत है मेरे परिवार के लोगों में, पर पॉलिटिकल में कभी नहीं आए। सब लोग नौकरी वोकरी किए, तो अंत में मैं गृहिणी थी। लेकिन पार्टी के बदौलत मेरे को राजनीति में आना पड़ा और शुरुआत 2005 से की और 2005 से सफर करते करते मैं 2023 आ गया। 2023 और 2023 में कुछ बड़ा संकेत भी निकल कर आएगा। हम इस बात को लेकर करते हैं कि शायद कोई बड़ा संकेत निकल कर आएगा और उसके बाद आप चीजों को उस दिशा में लेकर जाएंगे जिस दिशा में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोच रहे हैं। आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपको बधाई चुनाव जीतने पर, भविष्य की आपको शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, थैंक यू।